कार बने, चौकन्ने रहे। हथियार डालने के बाद बहादुर शाह जफर की जिंदगी लाल किले में एक कैदी की तरह गुजर रही थी। 1857 की पहली जंग आज़ादी में मुगल बादशाह की कारकर्दगी क्या थी, उसका पता लगाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने एक फौजी कमीशन और फौजी अदालत की तश्कील की। उसकी कार्रवाई 27 जनवरी 1858 से शुरू हुई और उस अदालत ने बहादुर शाह जफर को मुजरिम करार दिया। जिन साजिश रचने वालों के कहने पर बहादुर शाह जफर ने हथियार डाला था, वो बाद में अंग्रेजों के दोस्त और उनके दुश्मन हो गए और उन्होंने उस बूढ़े बादशाह के खिलाफ गवाही दी थी। रुद्रा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? खुशी की बात है इसीलिए। क्या? यार पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ लफ्जों में कहो क्या बात है। मेरा प्ले ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। Yes. So happy for you. Good, good. Congratulations. वाह मेरे दोस्त, ये हुई ना बात। अब यानी हिंदुस्तान की तलाश पूरी हो चुकी है। बाबर ख्वाहिशमंद थे कि जहाँ से आए थे वहाँ जाएं वापस, लेकिन हुमायूं से वो कह गए थे कि बेटा मुझे तो वहाँ पहुँचा देना जहाँ से मैं आया हूँ, और आज वहीं दफनाए हुए हैं वो काबुल में, लेकिन तुमको यहाँ घर बनाना है, तुम्हें यहाँ घर बसाना है, क्योंकि तुमको यहाँ इतना कुछ हिंदुस्तान ने दिया है। और फिर वो लगातार वहाँ से एक पीढ़ी दर पीढ़ी बहादुर शाह जफ़र तक पहुँचना। और बहादुर शाह जफ़र से जब किसी ने पूछा कि आप हिंदुस्तानी हैं या मुग़ल, तो उन्होंने कहा कि क्या आदमी कहेगा कि बाप के खून में किसका खून है, लेकिन माँ के खून को तो पहचानता है, हर शख्स पहचानता है, और माँ का खून इन सब मुग़लों का कहीं ना कहीं से राजपूत खून था। तो मुग़ल खून और राजपूत खून मिला तो हिंदुस्तानी खून बना। रुद्रा, तुमने ये बहुत अच्छा किया। ये जो चीज़ दुनिया के सामने नहीं है, वो तुमने सामने लाने की कोशिश की है। ये तो सच है, और हम सब हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम हकीकत को दुनिया के सामने से रूबरू कराएं। यार वैसे भी तारीख दान जैसी तारीख लिखेंगे वैसी तारीख पढ़ी जाएगी। क्यों, सही कहा ना मेरे दोस्त? पर खुदा, तुम्हारा चेहरा मुझे साफ साफ बता रहा है कि तुम मुझसे कोई जाती सवाल पूछना चाहती हो। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मेरा इरादा भी कुछ यही है। तो फिर शुरू करते हैं ना? मैं अपने बारे में क्या कहूँ? मैं अपने वालिद अकबर शाह दोयम और अपनी हिंदू राजपूत माँ लाल बाई की निशानी हूँ। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो 1837 में नाम के मुगल बादशाह के तौर पर मुझे मुगल सल्तनत का वली अहद बनाया गया। ओह, अच्छा, तो ये बात थी। मगर ऐसा क्यों जहाँ बना? ऐसा इसलिए पर खुदा कि उस वक्त हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत चल रही थी। हालात कुछ यूं थे कि मैं देख तो सब कुछ सकता था, लेकिन
मेरे अंदर जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। अंग्रेज लाल किले पर अकाब जैसी नजरें जमाए बैठे हुए थी। उन्होंने मेरे मुंह में अपने अल्फाज ठूस रखे थे। वो चाहते थे कि मैं बहादुर शाह जफर खामोश रहूं, इसलिए मजबूरन बहादुर शाह जफर उस जबान में गुफ्तगू करने लगे जो जबान अंग्रेजों को पसंद थी। पर खुदा, मैंने बस यही तो किया। शायरी यानी दर्द की जुबान, लेकिन क्या अवाम उसे समझ सकी, या उनके अल्फाज और ख्यालात नफरत और तकसीम की धुन में हमेशा के लिए सो गए। किसी ने भी 1857 के वाकयात से सबक नहीं लिया। वही शिकस्ता एहसास, वही तकसीम के शिगाफ। बहादुर शाह जफर तारीख का सिर्फ एक बाब नहीं थे, उनको तारीख का तसलसल भी नहीं कहा जा सकता। जफर एक नुक्ता इख्तिताम है, जहां मुगल सल्तनत तारीख का हिस्सा बन गई है। यह अपने आप में दिलचस्प बात है। जाहिर है कि मुगल तारीख में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जफर के साथ ही तहजीब की तारीख का एक बाब मुकम्मल हो जाता है। वो तहजीब जो नूर व जुल्मत के मार्के से गुजरती हुई कल की तरफ पेशकदमी कर रही थी, जिसमें हुकूमत की बुनियाद इंसानियत थी और शख्सी आज़ादी जिसका तुर्रे इम्तियाज था। जहाँपना, मुझे एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात समझ नहीं आती? यही कि 1857 की पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज गदर यानी रिवोल्ट कहते हैं। पर खुदा, यही तो सबसे बड़ा सानेहा है। यूं करने से मेरा मतलब है आजादी की जंग को ये नाम देने से उन्हें फायदा हुआ। जरा सोचिए, हमने उनके खिलाफ गद्दारी की। वो लोग जबरदस्ती हमारे मुल्क में घुसे, हमारे मुल्क पर कब्जा किया, और जब हमने उनसे आजादी चाही तो हम लोग गद्दार ठहराए गए। हाँ? लेकिन मैंने अपनी मादरे वतन से कोई गद्दारी नहीं की, कोई गद्दारी नहीं की। लेकिन जहाँपना, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते हो तुम। कोई कुछ भी नहीं जानता। एक बाप पे क्या गुजरी, एक दादा पे क्या गुजरी, एक बादशाह पे क्या गुजरी, जब उन कमबख्त अंग्रेजों ने मेरे बेटों को, मेरे पोतों को बेलिबास करके जलील किया, और फिर बेरहमी और सखावत के साथ उनका कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद वो अंग्रेज मेरे बेटों के, मेरे पोतों के सर मेरे पास लाए, मेरे सामने रखे। ये सकाफी की इंतहा नहीं थी तो फिर और क्या था? आप इस तरह परेशान क्यों होते हैं? मैं उस जमाने के एक एक दिन, एक एक लम्हा कभी भूल नहीं पाऊंगा। हकीम साहब, ये चपातियों और कमल के फूलों का क्या माजरा है? हमारी सल्तनत में इससे बहुत बेचैनी फैल रही है। आलम पना, सिपाही हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही अपने अफसरान के उन हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो उनके मजहबी यकीन को ठेस पहुंचा दें। कुछ नए कारतूस आए हैं जिन्हें फायर करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। इनमें इस्तेमाल की जाने वाली चर्बी के बारे में सिपाहियों का कहना है कि इनमें किसी गलीज जानवर
और गाय की चर्बी मिली हुई। इसके अलावा आलम पना, हिंदू पलटन ने तो समंदर पार जाने से ही साफ इनकार कर दिया। अंग्रेज इतने अहमक कैसे हो सकते हैं? क्या वो ये बात समझते नहीं है? आलम पना, मेरा ख्याल है कि उनके घमंड ने उनको अंधा कर दिया। उथल पुथल के आसार साफ नजर आते। ओफ मेरे खुदा, ये सब किस कदर खतरनाक। किसान भूखे और लाचार हैं। बरतानवी ये बात नहीं समझते। आवाम के लिए गैर मुल्की हुक्मरान उस वक्त तक काबिल बर्दाश्त थे जब तक इन्होंने आपके नाम से हुकूमती और महसूलात वसूल किए, और अब जब उन्होंने आपकी मेहरबानी को नज़रअंदाज कर दिया तो आवाम के सामने उनका खौफनाक चेहरा नजर आने। फिरंगी आपके बगैर यहाँ हुकूमत नहीं कर सकता। आपकी रियाया उनकी रियाया हो ही नहीं सकती। हुजूर, अब तो हम फिरंगियों से पेंशन लेने वाले कैदी की हैसियत रखते हैं। या मेरे खुदा, ये दिन भी दिखाना था कि लाल किले की चार दीवारी के अंदर भी हमारा हुक्म नहीं माना जाता। जहाँपना, पहली जंग आज़ादी यानी 1857 के इंकलाब के दिनों में हालात किस तरह थे? मेरे ख्याल से आम दिनों से तो बिल्कुल मुख्तलिफ रहे होंगे। बरखुरदार इनकलाब के दिन थे तो जाहिर है कि कुछ मुख्तलिफ होगा ही। जिस दिन अंग्रेज फौजें दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए आई थी तो उस दिन मैंने मिर्जा गालिब के कहे हुए अल्फाज को याद किया, वो अल्फाज जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। कौन सी बात बताइए ना, मैं सुनने का बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद हूँ। तो सुनो बरखुरदार, सुनो। मिर्जा नौशाह ने कहा कि अलमनाक तरीके से सब कुछ बदल चुका है। अब ये शहर, मेरा मतलब है दिल्ली का शहर, महज दर्दनाक ख्वाबों का, शिकस्ता तारीखी यादगारों का, बिखरे हुए जज्बात का, रेखते हुए मुर्दा इंसानों का शहर बनकर रह गया है। और यमुना ने तो लाल किले का रंग ही बदल दिया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि यमुना ने लाल किले के रंग को इख्तियार कर लिया। सुन रहे हो बरखुरदार, सुन रहे हो तुम? जी हाँ जहाँपना। और लाल किले का रंग वाकई बदल गया था। चारों समत खामोशी खामोशी थी, लेकिन ऐसी खामोशी जो अपने अंदर एक शोर लिए हुई थी। ऐसा शोर जिसने हमेशा हमेशा के लिए बेशुमार हिंदुस्तानी आवाम को खामोश कर दिया। 11 मई 1857 से पहले की रात, न जाने क्यों मुझे एक अनहोनी की आगाही हो रही थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन हर शब्द जबरदस्त चीखों और कराहने की आवाजें साफ तौर पर सुनाई देती थी। ये चीखें और कराहने की आवाजें बहादुर शाह जफर को बेचैन कर रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है। वो पूरी रात सो नहीं पाते। फिर दिन का उजाला मजीद दर्द और अजियत अपने साथ लेकर आता। ठीक उसी तरह
जिस तरह मेरठ से बागी आकर दीन दीन के नारे लगा रहे थे, देखते ही देखते बागियों की बड़ी तादाद सलीमगढ़ का किला होते हुए लाल किले तक पहुंच गई। या आखिर खामोश दुनिया के बाहर क्या हो रहा था? क्या कोई उसे सुन सकता था? उस आवाज को सिर्फ आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने सुना और उन आवाज देने वालों की सदा पर लब्बैक कहा। सरदार आला ने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया है और आपसे गुजारिश की है कि आप फौजों की कमान संभाल लें। बाहर चारों तरफ मेरठ से आए हुए फौजी फैले हुए हैं। उन्होंने बगावत कर दी है और वो आपके पास आए। यह मुझे अफसरे शाना बनाया था, या मेरा ताज गुजराना बनाया था, या मुझे अफसरे शाना बनाया होता, या मेरा ताज भर के ये कमजोर ताकतवर अंग्रेजों के साम्राज्य का मुकाबला कर पाएंगे? आलम पना, ये मुट्ठी भर फौजी नहीं है, तमाम लोग उठ खड़े हुए हैं। वो बस आपके हुक्म के इंतजार में हैं। उनके लिए आप एक मर्तबा फिर कानून की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। सुनो, सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, शोर मत करना ताकि हम तुम्हारी तमाम बातें सुन सके। ये शोर नहीं है आलम बना, ये फिरंगियों के खात्मे का ऐलान है। हमने मेरठ में इन फिरंगियों को मार डाला है, हम बाकी लोगों को भी मार डालेंगे, लेकिन हमें आपकी पनाह और आपकी कमान चाहिए। बराह करम हमें अंदर आने दीजिए। हम लाल किले की शान शौकत बादशाह हिंदुस्तान का शिकवा वापस लाना चाहते हैं। तो तुम तो जानते ही हो कि अब हम कहाँ के बादशाह रहे। हमारे पास ना तो फौज है और ना ही खजाना। अब तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें फिर जंग एतबार से अलग अलग ग्रोहों में तकसीम करना होगा। जंगें सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, जंगें सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। और फिर ये अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं और बहुत धोखेबाज भी। मेरे शहंशाह, मलिका आलिया आपसे तन्हाई में कुछ गुफ्तगू करना चाहती है। उस मामूरे दुनिया में खराबी है, उस मामूरे दुनिया में खराबी है जफर। ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होता, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होता। फरमाइए। आलमपना, आपकी अजमत और शान शौकत वापस आ गई है, आप इसे कबूल कर लें। मेरठ के सूबों के सरदार से मेरी गुफ्तगू हुई है, वे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के तालिब हैं। बेगम, ये तो
خودکشی ہوگی، ایک باقاعدہ منظم طاقت جس نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، کیا یہ مٹھی بھر بکھرے ہوئے باغی اس طاقت کا سامنا کر پائیں گے؟ مت بھولیے عالم پناہ، شہنشاہ کا حکم اور برطانوی فوج سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ آئیے علی جاں، آپ کی شان و شوکت اور عظمت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے انسانی ذہن اڑان بھرنے لگتا ہے، کتنی آسانی سے اڑان بھرنے لگتا ہے۔ یہ بھانت بھانت کے باغی یہ نہیں جانتے کہ قدرت یہ کون سا دن دکھانے کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ دیکھو ہندوستان کے نواب اور راجہ لوگ اس جد و جہد میں ہرگز شریک نہیں ہوں گے، ہرگز شریک نہیں ہوں گے۔ انگریز انہیں خرید لیں گے، انگریز انہیں خرید لیں گے، ان کی بے وفائیوں کو خرید لیں گے، اور وہ بھی چند سکوں کے عوض، چند سکوں کے عوض۔ لیکن رانی لکشمی بائی اور نانا صاحب کو نہیں خریدا جا سکتا۔ درست ہے، انہیں نہیں خریدا جا سکتا، ہم جانتے ہیں کہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے تا قیامت وہ عوام کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ لیکن باقی سارے لوگ انگریزوں کی جیب میں جا سوئیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ ہمارے شہزادے مرزا مغل کہاں ہے؟ اس ناچیز کی ادنا سا جیون اگر کسی کے کام آ سکتا ہے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی، بے حد خوشی ہوگی۔ پر خدا ہم نے یعنی کہ بہادر شاہ ظفر نے 1857 کی جنگ آزادی میں بے انتہائی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا، اور ایسا کہنے میں مجھے کوئی گریز نہیں۔ ہاں، یہ تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جہاں پناہ۔ اور نہیں تو کیا، میں نے اپنے تمام معاصرین سے زیادہ دور اندیشی سے کام لیا تھا۔ میں نے ایک شورش زدہ قوم کے درد کو شدت سے محسوس کیا، اس کے لیے میں نے پیش کی کوئی شرط بھی نہیں رکھی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ اس بہادر شاہ ظفر نے 1857 میں عوام کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے ہندوستانیوں کو اپنا ملک واپس دلانے کی کوشش کی تھی۔ مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ ہندوؤں نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ہیرو مانتے ہوئے ان کی سرپرستی میں اپنی بھلائی کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی۔ اس جنگ میں دیکھا جائے تو ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسے پہلی جنگ آزادی مان کر یہیں سے مکمل آزادی کا جذبہ شروع ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستان کی مزاحمت کی پہچان کیوں بن گئے؟ اس کا جواب صرف اور صرف یہی ہے کہ مغل بادشاہوں کو ہندوستانی عوام دل سے قبول کر چکی تھی، یہاں تک کہ ہندوستانی فوج کے جوانوں نے بھی اسی بنیاد پر ہی سیدھے بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کے بادشاہ بننے کی دعوت دے ڈالی۔ لیکن جنگ ختم ہوئی، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر انگریزی حکومت کے خلاف سازش رچنے اور بغاوت کرنے کا مقدمہ چلایا گیا۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے بندی بہادر شاہ
تم نے 10 مئی 1857 کے درمیانی مدت میں فوج کے ایک رسالے کے سردار محمد بخش خان ہندوستان کی رعایا ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجی افسران اور سپاہیوں کو حکومت کے خلاف بغاوت اور دنگا اکسایا تھا۔ سرکار کے خلاف غداری کر کے اور خود کو ہندوستان کی خود مختار سلطنت کا حکمراں قرار دے کر دلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ تم نے 16 مئی 1857 کے آس پاس کی تاریخوں میں دلی کے لال قلعے میں رہتے ہوئے یوروپیوں اور ملی جلی یوروپی نسل کے 49 لوگوں اور دیگر برطانوی رعایا کے ساتھ خواتین اور بچوں کے قتل کے لیے اکسایا تھا اور ان قاتلوں کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے جنگ آزادی کی قیادت کی، کہ میں نے سپاہیوں کو بغاوت کی تحریک دی؟ ایک معنی میں ٹھیک ہے کہ آپ نے ایسا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے تحریک کا آغاز کیا، اور ایسے موقع پر جب بغاوت کے لیے حالات سازگار تھے تو آپ ایک ایسی شخصیت کے طور پر موجود تھے جو جنگ آزادی کی قیادت کر سکتے تھے۔ اس میں غلطی کیا تھا؟ بخش دو گر خطا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی۔ رودرا، بہادر شاہ ظفر کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ یار ان کے علاوہ تو میرے پاس سوچنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں ان کے بارے میں کچھ کہوں؟ مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ ہے رودرا، مجھے لگتا ہے کہ آج تک ان کا درد اور ان کی دل کی دھڑکن کبھی کسی نے سننے کی کوشش نہیں کی جو ان کی شاعری کی شکل میں موجود ہے۔ سارا، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔